हेलो दोस्तों, ये वीडियो सीए फाइनल के बच्चों के लिए है जो लोग मई 23 एंड नवंबर 23 में अपने एग्जाम्स लिखने वाले हैं। आईसीएआई ने अभी रिवाइज सिलेबस तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। एज पर एग्जिस्टिंग फाइनल ऑडिट सिलेबस कुछ चैप्टर्स में उन्होंने चेंजेस लेकर के आए हैं। इन चेंजेस को आप लोगों ने कितना फोकस करना चाहिए, किस तरीके से फोकस करना चाहिए, इन कितने आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं, वो हम डिस्कशन करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेट मी गिव एन ओवरव्यू फर्स्ट एंड देन विल गेट स्टार्टेड। ठीक है, सो आप ये अमेंडमेंट के जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सर, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू फर्स्ट। आप नोटिस करेंगे कुछ कुछ कुल मिला के 6 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले कुछ वेरी माइनर अमेंडमेंट्स इन कंपनी ऑडिट चैप्टर एंड इफ यू रिमेंबर फॉरेंसिक ऑडिटिंग, जो आपके पास में एक सेपरेट यूनिट था, मतलब ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक ऑडिट। इन दो चैप्टर्स के अंदर एकदम माइनर सा अमेंडमेंट है। पहले इन दोनों अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं, फिर हम बाकी चैप्टर से फोकस करेंगे। तो कंपनी ऑडिट में आई एम श्योर आपको ऑलरेडी अवेयरनेस रहेगा दैट सर स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन है उसे चेंज कर दिया है। अब यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल के लिए अमाउंट 4 करोड़ दे दिया है एंड टर्नओवर के लिए 40 करोड़ दे दिया है। इसके अलावा और कोई भी मेजर अमेंडमेंट कंपनी ऑडिट चैप्टर के लिए नहीं रहेगा। अब बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। यहां कुछ मेजर चेंजेस नहीं है, क्विकली आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ इट। अब से उन्होंने, कैन यू सी ए वर्ड फॉरेंसिक अकाउंटिंग? एक जमाने में जो वर्ड फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक अकाउंटेंट हुआ करता था, देखो वर्ड फॉरेंसिक ऑडिट विल चेंज टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग फॉर ऑल रेफरेंसेस, नॉट जस्ट आपके मॉड्यूल्स के अंदर बट इन रियल लाइफ के अंदर भी ये चेंजेस को अप्लाई कर दिया है। तो अब अगर वर्ड फॉरेंसिक ऑडिटर हुआ तो उसके जगह वर्ड यूज किया जाएगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट, फॉरेंसिक ऑडिट की जगह वर्ड यूज किया जाएगा फॉरेंसिक अकाउंटिंग। इतना सा चेंज है और कोई मेजर चेंज इस चैप्टर के अंदर नहीं है। डेफिनेशन वैसा का वैसा है, कॉन्सेप्ट का मतलब होगा वही है, सिर्फ उन्होंने रेफरेंस के लिए जो वर्ड है उसे चेंज कर दिया है। तो आउट ऑफ 6 चैप्टर्स आप नोटिस करेंगे दो जो बहुत माइनर से अमेंडमेंट थे, चैप्टर 5 वाला एंड चैप्टर 16, जहां पर फॉरेंसिक ऑडिट अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग कहलाएगा। ये दो मेजर चेंजेस थे जो आपको इन चैप्टर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वी हैव सम अमेंडमेंट्स इन ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, जहां पर आपको मालूम रहेगा आरबीआई ने स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन जारी कर दिया है, जहां पर बेस लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर क्या होता है। बिकॉज देखो 2018 में जो आईएलएनएफएस क्राइसिस हुआ था उसके बाद में उनको रियलाइज हुआ एनबीएफसी के लिए फ्रेमवर्क को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो इवेंचुअली इन्होंने ये स्केल बेस्ड रेगुलेशन को अप्लाई कर दिया है। उसका रेलेवेंस आपके सिलेबस में हालांकि बहुत कम है, बट अमेंडमेंट है, उन्होंने कॉपी पेस्ट करके आपको दिया है, एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हमको थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। ये चेंज रहेगा ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में, जो हम इस लेक्चर में ही कवर करेंगे इन आवर लेक्चर नंबर 1 इटसेल्फ। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स जो आपका चैप्टर है वहां पर कुछ सरप्राइजिंग चेंजेस हैं। एक चेंज जो पहले नोक्लार में आया था उसके रिगार्डिंग छोटा सा और अमेंडमेंट है। फिर आपका ऑडिट फीस का जो रिलेटिव साइज वाला पार्ट है, ये एक्चुअली में आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है एज पर आईसीएआई मॉड्यूल, बट वहां पर जो उन्होंने अमेंडमेंट था उसको आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। आई एम श्योर आपको मालूम रहेगा, मेजॉरिटी हर जगह हर टीचर्स ने इसके बारे में आपको बताया होगा दैट इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि उन्होंने अमेंडमेंट को एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, जबकि एक्चुअली में वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सिलेबस में डिटेल में है ही नहीं। सिमिलरली टैक्स रिलेटेड सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, वहां पर एक बहुत ही माइनर सा चेंज है कि कोर्ट वर्ड में ट्रिब्यूनल इंक्लूड नहीं होता है, वो चीज को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइडियली इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस रहेगा, इफ यू सी केयरफुली, चैप्टर 5, chapter 11 that is audit of NBFC, forensic accounting now in place of forensic audit and professional ethics। इन 4 चैप्टर्स रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई कंपनी ऑडिट में सिर्फ स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन वाला चेंज है और कुछ भी नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट के अंदर वर्ड फॉरेंसिक अकाउंटिंग हो गया और कोई चेंज नहीं है, इतना सही पार्ट रहेगा। अब हम ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के अंदर जो अमेंडमेंट है उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे। बहुत
ज्यादा मेजर अमेंडमेंट्स नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर ऑनेस्टली। इन्होंने बस ऐसा समझ लीजिए रियल लाइफ में जो जो नए नोटिफिकेशंस आए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास उनको एज इट इज आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया। आईसीएआई ने अमेंडमेंट्स का लिस्ट किस तरीके से बना के दिया है ये आपको पीडीएफ आई एम श्योर आरटीपी के अंदर देखने को मिला होगा। एंड इवन अमेंडमेंट्स का एक सेपरेट टैब आ गया है जहां पर आपको ये 19 पेज का डिटेल्ड पीडीएफ रहेगा कि कंपनी ऑडिट में कैसे स्मॉल कंपनी में चेंज आ गया है। देन सिमिलरली ऑडिट ऑफ एनबीएफसी के रिगार्डिंग स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो है उन्होंने एज इट इज कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके आपको दे दिए हैं डायरेक्टली। वो लिटरली उन्होंने जो अनाउंसमेंट था उसका ही कॉपी पेस्ट बना करके दिया है, कुछ अलग नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई प्रोसीजर्स नहीं है, ऑडिट वाला पार्ट लिखा ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट ये नया चीज आया है रिगार्डिंग एनबीएफसी, आपके सिलेबस में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो आप भी अनफॉर्चुनेटली एग्जाम के लिए यही समझिए कि यार पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है ये दिमाग लगाने के बजाय सिंपल चीज है ये कौन से लेयर में आने वाला वो दिमाग रखिए। क्योंकि न तो उन्होंने पीयर टू पीयर लेंडिंग को रेलेवेंट तरीके से समझाया है, कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो पहले थे भी नहीं, लास्ट 3-4 साल में इंट्रोड्यूस हुए हैं आइडियली। एंड इवन इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं वो काफी नए हैं कंपैरेटिवली, बट स्टिल आपको थोड़ा आइडिया दे दिया जाएगा ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज के अंदर। तो सर इस तरीके से आईसीआई के पीडीएफ को दिमाग में रखते हुए मैंने सारे अमेंडमेंट्स को कवर करने का ट्राई किया है। अब आपका एग्जाम मई 23 में है, तब भी आप इनको रेफर कर सकते हैं। नवंबर 23 के लिए आपने जो मेरे एग्जिस्टिंग लेक्चर्स देखे होंगे उनके साथ में अगर आपने ये अमेंडमेंट्स कवर कर लिए तो एक बार के लिए मोटा मोटी सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर भी अगर लेट्स से नवंबर 23 आरटीपी के अंदर या सेपरेट अमेंडमेंट्स कुछ और कवर किए जाएंगे तो हम डेफिनेटली उसके लिए आपको और एडिशनल अमेंडमेंट लेक्चर्स इंक्लूड करके दे देंगे। अभी के लिए इसके ऊपर हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट विद ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। अब देखो आपने सुना होगा पहले एक कॉन्सेप्ट था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, मतलब कुछ वर्ड्स ये थे उन्होंने, डिपॉजिट टेकिंग है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, उसके बाद में सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब उन्होंने एक नया फ्रेमवर्क लेकर के आया है जहां पर उन्होंने आपको 4 ब्रॉडर कैटेगरीज दी है। एक है आपका बेस लेयर, दूसरा है आपका मिडिल लेयर, तीसरा है आपका अपर लेयर, एंड एक कैटेगरी बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए बनाया है दैट इज कॉल्ड एज टॉप लेयर। तो बेसिकली उन्होंने ब्रॉडर लेवल पे इंडिया के सारे एनबीएफसीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए बोल दिया है। तो सर व्हाट इज दिस बेस लेयर, व्हाट इज दिस मिडिल लेयर एंड व्हाट इज अपर लेयर? एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का है, 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, उतना ही पूरे चैप्टर का वेटेज है। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी मालूम रहेगा। फटाफट से डिस्कस करके क्लोज करते हैं। सबसे पहले बेस लेयर, नॉर्मली इसके अंदर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज कवर किए जाते हैं एंड इन्होंने यहां पे एसेट साइज भी स्पेसिफाई किया है विच आर बिलो 1000 करोड़। तो ऑब्वियसली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो 1000 करोड़ या उसके ऊपर रहेंगे वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो अगले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो बेस लेयर में हमारे वो एनबीएफसी आएंगे विच आर नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ के अंदर है। अगर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा चले जाएगा तो वो अगले कैटेगरी में चले जाएगा। इनके अलावा इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज वाले एनबीएफसी भी डिफाइन किए हैं, लाइक जो पीयर टू पीयर लेंडिंग में है, जिनको आरबीआई से सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है फॉर दिस पर्पस, या जो अकाउंट एग्रीगेटर के एक्टिविटी ऑपरेट करते हैं, या सर ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है। मतलब इन्होंने ये 4 एक्टिविटीज स्पेसिफाई कर दी है। ये वाले एनबीएफसीज भी बाय डिफॉल्ट बेस लेयर में आएंगे। नॉर्मली ये सारे एनबीएफसीज 1000 करोड़ के अंदर आपका जो एसेट साइज है उसमें फॉल करने वाले हैं। तो ये एनबीएफसीज को हम बोल देंगे अब बेस लेयर में। ये अलग अलग लेयर के पीछे लॉजिक सिंपल है। देखो बेस लेयर के अंदर कंपैरेटिवली जो हमारे रेगुलेटरी पैरामीटर्स रहेंगे वो थोड़े से लीनियंट रहेंगे। जैसे आप टॉप लेवल तक जाएंगे आपके वो पैरामीटर्स जो है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और स्ट्रिंजेंट बनते जाएगा, बिकॉज जितना ज्यादा रिस्की एंटिटी रहेगा उसको हायर लेयर में इंक्लूड किया जाएगा ताकि एनबीएफसीज को बराबर से रेगुलेट किया जाए बाय आरबीआई। ये पर्पस था इस पूरे पैरामीटर्स को डिफाइन करने का। अब सर व्हाट इज माय मिडिल लेयर? तो सर बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग था विच हैड एसेट साइज बिलो 1000 करोड़। यहां देखिए नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ एंड अबव। मतलब अगर 1000 करोड़ भी है तो वो बेस लेयर में नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? मिडिल लेयर में आ जाएगा।
अच्छा सर, अब मैं बात करता हूं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, वो बेस लेयर में आ ही नहीं सकते हैं बाय डिफॉल्ट। ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज, चाहे उनका कोई भी साइज रहेगा, वो बाय डिफॉल्ट कौन से कैटेगरी में आएंगे? मिडिल लेयर में आएंगे, वो बेस लेयर में नहीं आ सकते हैं। तो बेसिक बाइफर्केशन क्लियर है, व्हाट इज बेस लेयर एंड व्हाट इज मिडिल लेयर। इन्होंने मिडिल लेयर के लिए भी कुछ एडिशनल एक्टिविटीज को स्पेसिफाई किया है। इफ यू आर एनबीएफसी अंडरटेकिंग फॉलोइंग एक्टिविटीज, मतलब आप स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है, आपको मालूम रहेगा बहुत कम स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है इंडिया के अंदर, कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी हैं लाइक नोमुरा है, मॉर्गन स्टैनली है, बट इन जनरल बहुत गिने चुने प्लेयर्स है, इनको हमने मिडिल लेयर के अंदर क्लासिफाई किया है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाला एनबीएफसी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, इन सबको इन्होंने मिडिल लेयर में इंक्लूड कर दिया है। अब सर थोड़ा हायर कैटेगरी जो हमारा है वो है अपर लेयर। अब देखिए अपर लेयर में उन्होंने जब डिफाइन किया तो देखो एक लाइन क्या बोला है, सर दिस विल कंप्राइज ऑल दोज एनबीएफसीज विच आर स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई आरबीआई। मतलब जो जो एनबीएफसीज को आरबीआई खुद आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये हमारे बड़े एनबीएफसीज है इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज, इनको हम मिडिल लेयर के भी अबव अपर लेयर में डालना चाहते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब आरबीआई ने इनको स्पेसिफाई किया तो ओरिजिनली उन्होंने कुछ 16 एनबीएफसीज इंक्लूडिंग और बजाज फाइनेंस हो गया, फिर आपका ये एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, आपका एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बिकॉज इनका एसेट साइज बड़ा है कंपैरेटिवली, इन सबको इन्होंने अपर लेयर में इंक्लूड किया। एक सरप्राइजिंग चीज था, एचडीएफसी को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, हालांकि बड़ा एनबीएफसी है, बट आपको मालूम रहेगा एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का मर्जर इज इन प्रोग्रेस, तो इस वजह से उन्होंने बोला इसको क्लासिफाई करने के बजाय अभी के लिए साइड में रखा जाएगा। बट बॉटम लाइन यहां पर क्लियरली बोला है, द टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज इन टर्म्स ऑफ द एसेट साइज हमेशा कौन से लेयर में रहेंगे? अपर लेयर में रहेंगे। बट एक बात समझिए, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 10 एनबीएफसी आएंगे यहां पे, इट कैन हैव मोर देन 10 ऑल्सो, जो जो आरबीआई आइडेंटिफाई करता है। इनिशियली उन्होंने 16 एनबीएफसीज को आइडेंटिफाई किया था, अगर आप जाकर के पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके सिलेबस में सिर्फ 3 लेयर्स को डिफाइन किया हुआ है, कोई और लॉजिक है नहीं अनफॉर्चुनेटली। अब सर इन 3 लेयर के अलावा भी उन्होंने एक एक्सट्रीम लेयर बनाया, दैट इज कॉल्ड एज टॉप लेयर। नॉर्मली इसमें कोई भी एनबीएफसी नहीं रहेगा, पर जहां पर हमको एज अ आरबीआई लगता है बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी को स्क्रूटनाइज करने के लिए सेपरेट कैटेगरी में डालना है, तो उन्होंने टॉप लेयर बनाया है। बाय डिफॉल्ट यहां पे कोई नहीं रहेगा, कुछ एक्सट्रीम केसेस में आरबीआई आइडेंटिफाई करके इंक्लूड कर सकता है। देखो, द टॉप लेयर विल आइडियली रिमेन एम्प्टी, दिस लेयर कैन गेट पॉपुलेटेड इफ आरबीआई इज ऑफ द ओपिनियन कि कुछ सब्सटैंशियल इंक्रीज है किसी रिस्क के अंदर, मतलब देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क फ्रॉम अ स्पेसिफिक एनबीएफसी इन अपर लेयर, तो मैं उसको टॉप लेयर में एक बार के लिए इंक्लूड कर दूंगा फॉर अ टाइम पीरियड, उसे मैं क्लोजली मॉनिटर करूंगा, एंड इफ एवरीथिंग इज फाइन आई कैन आस्क देम टू गो बैक टू दी अपर लेयर अगेन। तो नॉर्मली इस तरीके से उन्होंने 4 लेयर्स को डिफाइन किया है। मुझे पता होना चाहिए बेस लेयर में कौन से एनबीएफसी आएंगे, मिडिल लेयर में कौन से एनबीएफसी आएंगे, अपर लेयर किन एनबीएफसी के लिए बनाया है, एंड टॉप लेयर कैसे एकदम एक्सट्रीम बनाया है जहां पर नॉर्मली कोई एनबीएफसी क्लासिफाइड डायरेक्टली नहीं किया जाएगा। क्या आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग इन चारों लेयर्स का आया क्या? ऑनेस्टली प्रोसीजर ऑडिट का कुछ भी नहीं है, कुछ ऑडिट के रिगार्डिंग एडिशनल चेक पॉइंट्स कुछ भी सिलेबस में नहीं दिए, क्योंकि आरबीआई ने नोटिफाई अभी किया है, रादर इस साल का ऑडिट इन कंपनीज के लिए किया जाएगा और धीरे धीरे और डिटेल्ड गाइडलाइंस दी जाएगी। ये अभी के लिए एज अ रेफरेंस इंक्लूड किया गया है। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा। अब इसके अराउंड एमसीक्यू के लिए इन्होंने कुछ और चीजें भी दी है जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। देखो यहां पे उन्हीं चीजों को एक तरीके से रिपीट करके दिया है, एक दो चीजें इंपॉर्टेंट ढंग से देखना। जो हमारे ऊपर इफ यू रिमेंबर, जो मिडिल जो हमारे बेस लेयर एंड मिडिल लेयर में जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज वाले एनबीएफसी थे ना, लाइक पीयर टू पीयर लेंडिंग हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर हो गया, इनके देखो आपको शॉर्ट वर्ड्स दिए हैं, एनबीएफसी पी टू पी, amount account aggregator, that is AA, then you have non operative financial holding company। तो इन वर्ड्स को ही उन्होंने और कैटेगराइज करके दिया है कि भाई ये जो चारों के चारों है नॉर्मली ये कहां पे रहेंगे? बेस लेयर में रहेंगे, ऑलरेडी हमने ऊपर स्पेसिफाई कर दिया। फिर सर जो सेकंड कैटेगरी थी वहां पे क्लियरली बोला है दे विल बी ईदर इन मिडिल लेयर और अपर लेयर। हाँ, उन्होंने ये क्लियरली बोला है जो हमारा स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर है एंड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स है, वो बाय डिफॉल्ट कहां रहेंगे? सिर्फ मिडिल लेयर में रहेंगे, वो अपर लेयर में नहीं जा सकते हैं। बट जो हमारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गया, ये सब अपर लेयर में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ओवरऑल एसेट साइज अगर बढ़ जाता है और वो टॉप 10 में आ जाते हैं और या आरबीआई आइडेंटिफाई कर ले तो उन्हें वो अपर लेयर में इंक्लूड कर सकता है।
एक चीज ध्यान रखिएगा, जो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसीज है, दे विल ऑलवेज बी प्लेस्ड इन द बेस लेयर और मिडिल लेयर, दे विल नॉट बी प्लेस्ड इन अपर लेयर टिल फर्दर नोटिस। तो गवर्नमेंट ओन्ड एनबीएफसी को क्लियरली बोल दिया है वो बेस लेयर एंड मिडिल लेयर के लिए अंदर ही रहने वाले हैं, वो उनको अपर लेयर में बाय डिफॉल्ट क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। ऑनेस्टली इतना सही अमेंडमेंट एनबीएफसी के अंदर है मेरे हिसाब से। फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है, और ये 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव हो गया, मतलब मई 23 के लिए भी रेलेवेंट है, उसके आगे तो रेलेवेंट रहने ही वाला है। एक बात और समझिए, वी आर एक्सपेक्टिंग रिवाइज सिलेबस के अंदर बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लाए जाएंगे, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली फाइनल ऑडिट का जो सिलेबस था फॉर लॉट ऑफ इयर्स इन टर्म्स ऑफ मिसलिनियस चैप्टर्स लाइक ऑडिट ऑफ बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, उसे बहुत रिवैम्प करने का जरूरत है। मतलब उन्होंने वो प्रोसीजर्स एक जमाने से जो लिखे हुए थे वो आज भी वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। आई एम श्योर एज अ फाइनल स्टूडेंट यू आर वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। प्लस वेटेज अगर आप देखोगे मार्क्स के हिसाब से किसी चैप्टर का इंडिपेंडेंटली वेटेज 4 से 5 मार्क के लिए नहीं है, और बहुत बार क्वेश्चन ऑडिट के बजाय ये एनबीएफसी के आप सोचिए फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें नॉर्मली ऑडिटिंग वाला पार्ट तो कुछ है ही नहीं यार आइडियली, तो हम यहां पे आर्ग्यू अभी नहीं कर सकते हैं ओल्ड सिलेबस के अंदर। होपफुली रिवाइज सिलेबस में आपको ये और सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे। प्लस रिवाइज सिलेबस शायद जल्दी आने वाला है, इसीलिए सिर्फ इस बार जब अमेंडमेंट लाया गया थोड़ा जल्दबाजी में लाया है, मतलब जो जो उन्होंने नोटिफाइड अमेंडमेंट्स देखे एज इट इज इंक्लूड कर दिए। ये सोचा भी नहीं वो चैप्टर के अंदर कितना रेलेवेंट रहेगा, फाइनल के लिए बच्चों को क्या सोचना चाहिए, उस तरीके का माइंडसेट रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर हमारे अमेंडमेंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 5 उसमें स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन था, वो हमने डिस्कस किया। फिर सर फॉरेंसिक ऑडिट एंड ऑडिटर, नाउ चेंज टू द वर्ड फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंट, ये डिस्कस हो गया है, ये डिस्कस हो गया है। ऑडिट ऑफ एनबीएफसी में आपके लिए सिर्फ स्केल बेस्ड रेगुलेशन है, नया फ्रेमवर्क है, पता होना चाहिए व्हाट इज बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। ये आपके 3 मेजर चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स कवर होते हैं। अब हम एक काम करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स के जो 3 माइनर अमेंडमेंट्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इधर भी हायर साइड एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ही आ सकता है, कोई 4 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना फ्रॉम दीज माइनर अमेंडमेंट्स ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है, बट ठीक है। एनीवेज उन्होंने अमेंडमेंट्स दिए हैं, हमारा ड्यूटी बनता है डिस्कस करने का। एमसीक्यू में आ ही सकता है, आपको मालूम है ये चीजें, क्योंकि थोड़ा परसेंटेज में चेंज है, अमाउंट्स मेंशन्ड है, तो एमसीक्यू में पूछना और आसान हो जाता है। तो सर लेट्स गो टू प्रोफेशनल एथिक्स। अब प्रोफेशनल एथिक्स में उन्होंने 3 एरियाज में अमेंडमेंट दिए हैं। एक आपको मालूम रहेगा नोक्लार उन्होंने इंक्लूड किया। अब उस नोक्लार में थोड़ा सा चेंज लाया, क्या वो चेंज है डिस्कस करके बताएंगे। बाकी जो 2 टॉपिक है, मतलब सर आपका ऑडिट फीस इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव साइज एंड दूसरा टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट, ये तो यार आपके सिलेबस में टेक्निकली ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ अनफॉर्चुनेटली अमेंडमेंट कॉपी पेस्ट हो गया है। स्पेंड कर लेंगे 5-7 मिनट, कुछ ग्रेट चीज नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। होपफुली व्हेन यू गाइस क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप डिटेल में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे तो आपको इनका अंडरस्टैंडिंग और बेटर आएगा। मेरा फिलहाल पूरा डिस्कशन करने का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आएगा, मुझे कैसे उसको आंसर करने का है, उतना आना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोक्लर वाले पार्ट से। एक काम करो, आपको ये पीडीएफ शेयर किया गया है ऑलरेडी। यहां पे प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास एक रिलेटिव साइज पे अमेंडमेंट है, फिर हमने अमेंडमेंट इंक्लूड किया ऑन टैक्स सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट एज पर आईसीएआई, एंड देन द लास्ट वन इज रिस्पॉन्डिंग टू नोक्लार। आपको मालूम रहेगा सबसे पहले व्हाट इज नोक्लार, दैट इज नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। ये कॉन्सेप्ट का रेलेवेंस क्या था आपको मालूम है, एज पर एस 250 ऑडिटर का ड्यूटी है टू कंसीडर कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। और आपको मालूम भी रहेगा वहां पे 2 कैटेगरी के लॉज थे, जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आता है और जिनका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है ऑन फाइनेंशियल्स। जिनका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा उधर हमारा डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जिधर डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता था उधर हमारा लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और आपको यह भी मालूम रहेगा कोई नॉन कंप्लायंस मिलता है तो हम मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं, नॉन कंप्लायंस के सर्कमस्टेंसेस क्या थे लॉज एंड रेगुलेशंस के, वो सब समझने का ट्राई करते हैं। बहुत एक्सट्रीम केस हुआ तो हम हमारे ऑडिट रिपोर्ट में उसको इंक्लूड करते हैं। ये एज पर एस 250 हमारा प्रोसीजर था। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस आपको एज अ
ऑडिटर देखने को मिले, या मे बी यू आर नॉट अ ऑडिटर फॉर अ कंपनी बट यू आर वर्किंग इन अ कंपनी बट यू आर अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और लेट्स से आप एक अच्छा पोजीशन होल्ड करते हो, इन्होंने वर्ड भी दिया है सीनियर, एक वर्ड दिया है सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कैन यू सी ये वर्ड सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब आप कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल में आते हैं या एक सुपरवाइजरी लेवल पे आते हैं, अच्छे मैनेजिंग पोजीशन पे हैं, और आपको मालूम है कंपनी में नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो आपका कुछ तो ड्यूटी बनना चाहिए ना, इसीलिए नो क्लार्क को इंक्लूड किया गया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ ऐसे में भी लिमिटेड कंटेंट है रिगार्डिंग नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। फिर आपको मालूम रहेगा कंपनीज एक्ट में हमारा ड्यूटी सिर्फ फ्रॉड को रिपोर्ट करने का है, अंडर 143 सबसेक्शन 12, उतना ही कारों में रिपोर्टिंग है, तो मतलब और बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस हो सकता है, पर उसको सर रिपोर्ट कैसे किया जाएगा, डिस्क्लोज कैसे किया जाएगा, ये चैलेंज को थोड़ा ओवरकम करने के लिए उन्होंने नोक्लार इंट्रोड्यूस किया कि अगर मैं एम्प्लॉय हूं, दैट इज सीए इन सर्विस हूं, तो भी मेरे लिए कुछ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट है, मैं अगर प्रैक्टिसिंग सीए हूं और ऑडिट कर रहा हूं कंपनी का, तब भी मेरे लिए कुछ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट है, ये नोक्लार था। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा अमेंडमेंट क्या है उसके अराउंड डिस्कशन करता हूं। लेट्स स्टार्ट विद, लेट्स से फॉर एग्जांपल सीए इन सर्विस, देखो क्या बोलता है, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन सर्विस, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, हु आर इन सर्विस, दैट मींस दे आर वर्किंग फॉर अ कंपनी। तो पहले तो उन्होंने बोला सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है, बराबर है, फिर उन्होंने वर्ड इंट्रोड्यूस किया, इट इज नॉट ऑल एम्प्लॉइज इन अ लिस्टेड कंपनी, सो सारे सीएज इन अ लिस्टेड कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होगा, उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया, आपको मालूम रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट। हमारी टेबल में आप नोटिस करेंगे तो ये बिफोर है, ये नाउ है, पहले क्या था और अब क्या चेंज हो गया। ओरिजिनली उन्होंने बोला इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर अ लिस्टेड कंपनी, उन सब के लिए ये अप्लाई हो जाएगा। अब इन्होंने बोला नहीं, बहुत सारे एम्प्लॉइज हो सकते हैं इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ही बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर सकते हैं, पर सर हम चाहेंगे जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो थोड़े हायर पोजीशन में हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए। तो उन्होंने वर्ड इंक्लूड किया, सर इट इज एप्लीकेबल ओनली टू सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हु आर इन सर्विस एंड दे आर एम्प्लॉइज ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। ऑब्वियसली कोई ना कोई लिस्टेड कंपनी है, उसमें आप थोड़ा सीनियर प्रोफेशनल एम्प्लॉई है, तो आपके लिए नोक्लार रेलिवेंट रहेगा। नंबर 1, ये छोटा सा चेंज है। फिर सर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट वर्ड क्या है उसको डिफाइन किया था उन्होंने, ओरिजिनल डेफिनेशन, ये अमेंडमेंट नहीं, ये डेफिनेशन था, इट विल इंक्लूड डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और सीनियर एम्प्लॉइज हु आर एबल टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन। सेम डेफिनेशन है, बस इन्होंने बोला एक वर्ड और ऐड कर दो, इस पूरे डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड एज की मैनेजरियल पर्सनल। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि यार आप एक सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस हो फॉर अ लिस्टेड कंपनी और आप की मैनेजरियल पर्सनल में आते हो, तो क्या आपका नोक्लार के रिगार्डिंग, दैट मींस नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्या? बिल्कुल बनता है। की मैनेजरियल पर्सनल पहले इंक्लूडेड नहीं था, अब उन्होंने सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट के डेफिनेशन में ही उस वर्ड को इंक्लूड कर दिया है। तो अमेंडमेंट कितना सा है? इतना सा, दैट दिस वर्ड इज एडेड इन द डेफिनेशन, बाकी डेफिनेशन एज इट इज है और कोई अमेंडमेंट नहीं है। मतलब सर फ्रॉम अ सीए इन सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सा बात है। अब सर इट इज नॉट ऑल सीए एम्प्लॉइज फॉर अ लिस्टेड कंपनी, सबके लिए नहीं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, एंड वो डेफिनेशन के अंदर की मैनेजरियल पर्सनल वर्ड भी ऐड हो गया है। ये नोक्लार का फॉर सीए इन सर्विस अमेंडमेंट है। अब हम बात करते हैं सीए इन प्रैक्टिस। अब देखो क्या बोलता है, रिस्पॉन्डिंग टू non-compliance with laws and regulation applicable to professional accountants in public practice। अब बात करेगा जब सर आप एक लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, तो सर नोक्लार कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको कब ज्यादा रेलेवेंट तरीके से किसको कैसे रिवोट करना पड़ेगा और कैसे इसको यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहां क्या बोलता है, क्या ये सारे के सारे ऑडिट एंगेजमेंट जो लिस्टेड कंपनी का हो रहा है उसके लिए एप्लीकेबल है? ओरिजिनली ये था, अब इन्होंने एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऐड कर दिया है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। सर इट इज एप्लीकेबल टू ऑडिट असाइनमेंट्स ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज। उन्होंने क्लियरली बोला जिनके शेयर्स लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ऑब्वियसली इन इंडिया। इन्होंने अगर आपके लिस्टेड है शेयर्स आउटसाइड इंडिया तो उनको कवर नहीं किया है, सिर्फ बोला है स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया। एंड वर्ड क्या आ गया, कंपनीज दैट हैव अ नेटवर्थ ऑफ
250 करोड़ और मोर। मतलब पहले ये क्राइटेरिया ऑफ नेटवर्थ नहीं था, अब इन्होंने वो इंक्लूड कर दिया है। तो सारे लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ उन लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट के लिए जहां पर नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो आपके लिए सीए इन प्रैक्टिस के हिसाब से आपको नोक्लार को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, उस नॉन कंप्लायंस को रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रेलेवेंट रहेगा। सर ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? वही डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है। अगर आप रीड करेंगे इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, देयर इज नो चेंज एट ऑल। फिर सर पहले एक प्रोसीजर था कि अगर मैं लेट्स से सीए इन प्रैक्टिस हूं, ऑडिट कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कुछ एक्सट्रीम फ्रॉड वगैरह या एक्सट्रीम नॉन कंप्लायंस होने वाला है। फ्रॉड के रिगार्डिंग 14312 था, नॉन कंप्लायंस के लिए 14312 नहीं था। समझ रहे हो मेरा बात? तो उन्होंने बोला था आपको इमिनेंट ब्रीच अगर लगता है, मतलब जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है या ऑलमोस्ट ये ब्रीच हो ही विजिबली आपको दिख रहा है आइडियली, तो आपको कुछ स्पेशल मेजर्स लेने थे, उसको अभी के लिए हटा दिया गया, इट्स बीन रिपील्ड। मतलब कुछ मेजर अमेंडमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही मेजर अमेंडमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सारे लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन लिस्टेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जहां पर नेटवर्थ इज 250 करोड़ और मोर। क्या आपको नोक्लार वाला अमेंडमेंट समझ में आया क्या? फॉर सीए इन सर्विस एज वेल एज सीए इन प्रैक्टिस। हम प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर के अंदर 3 अमेंडमेंट्स हैं, उसमें से पहला जो नोक्लार वाला अमेंडमेंट है वो हमने अभी डिस्कस किया। इज दैट क्लियर? ये यहां तक अमेंडमेंट रेलेवेंट था, नोक्लार आपके सिलेबस में भी है, हमारे मॉड्यूल्स में इंक्लूडेड है, उधर ये रेलेवेंट चीज है, अमेंडमेंट काम में आएगा। अब इन्होंने 2 और अमेंडमेंट्स दिए जो यार ऑनेस्टली स्पीकिंग पूरे कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में है, इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिलता है। याद करो, इवन आपको इंटरमीडिएट लेवल पे या एट अ फाइनल लेवल जब थोड़ा सा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कशन किया होगा, इस्बा के बारे में, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में डिस्कस किया होगा, तो आपको बताया था याद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। वहां पे एक एग्जांपल था कि अगर एज अ ऑडिट फर्म मेरे को एक क्लाइंट से बहुत सिग्निफिकेंट फीस रिसीव होता है और ऐसा लगता है कि यार मेरा ओवरऑल फीस का एक मेजर पार्ट एक ही क्लाइंट से आ रहा है, तो मैं सिग्निफिकेंटली उस क्लाइंट पे डिपेंडेंट हूं, तो एक तरीके से कहना इसे मेरा इनडायरेक्टली एक सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है उस क्लाइंट में। तो सर ये मेरे लिए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस था, एक तरीके से इंटिमिडेशन थ्रेट भी है, एक तरीके से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है। वो मेरे को डरा सकता है ना कि यार फॉर एग्जाम्पल तू अगर बराबर से मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, तुझे अगले साल कंटिन्यू नहीं करने दूंगा, तो तुझे डर क्या लगेगा, तेरा मेजर जो फीस है वो उसी क्लाइंट से आ रहा है। तो कहना इसे एक तरीके से थ्रेट टू इंडिपेंडेंस बन गया था। तो कोड ऑफ एथिक्स में इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि सर कब नॉर्मली ये मेरे लिए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस बन सकता है, उस परसेंटेज में ही, उस अमाउंट्स में ही थोड़ा बहुत चेंजेस लाया गया है, वही आपके लिए अमेंडमेंट्स है। तो आ जाइए सर, रिलेटिव साइज पीस, दैट इज रिलेटिव साइज, इन टर्म्स के अंदर क्या अमेंडमेंट आया आपको एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा रेलेवेंट एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या था समझाते जाऊंगा, फिर अमेंडमेंट भी बताते जाऊंगा। सिचुएशन क्या है, यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कुछ क्लाइंट से इतना सिग्निफिकेंट फीस आ रहा है जिससे मैं सर बहुत हेवीली उस क्लाइंट पे डिपेंडेंट हूं, तो सर शायद मेरे इंडिपेंडेंस पे थ्रेट आ जाएगा। इसको डिफाइन किया गया था और पहले पता है क्या बोला था, ओरिजिनली बोला था अगर लेट्स से मैं एक क्लाइंट से सिग्निफिकेंट फीस रिसीव करता हूं तो उस क्लाइंट के टीसीडब्ल्यूजी को, मतलब ऑडिट कमेटी को मैंने इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मेरा फीस सिग्निफिकेंट है, आप लोग इवैल्यूएट कर लो कि मैं इंडिपेंडेंट तो हूं ना, मेरे मतलब ओवरऑल प्रोसेस में कहीं बायसनेस तो नहीं आ रहा है। पहले टीसीडब्ल्यूजी को ये डिस्क्लोज किया जाता था, अब उन्होंने डिस्क्लोजर भी बोला टीसीडब्ल्यूजी को मत करो, इंस्टीट्यूट को करो, आईसीआई को करो डायरेक्टली। ये छोटे मोटे अमेंडमेंट से डिस्कस करते हैं। देखो पहले बोला था डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, किसको डिस्क्लोजर करना था, डिस्क्लोजर करना था टीसीडब्ल्यूजी को जिस क्लाइंट पे आप हेवीली डिपेंडेंट थे। सर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स द ग्रॉस एनुअल प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द ऑडिट क्लाइंट, जिससे आपको लगता है सिग्निफिकेंट है, उस क्लाइंट का फीस रिप्रेजेंट करता है मोर देन 15% ऑफ माई टोटल फीस। लेट्स से टोटल फीस मेरा एज अ फर्म 1 करोड़ के आसपास है और लेट्स से ऑलमोस्ट 16 लाख के बियॉन्ड मेरे को एक ही क्लाइंट से फीस आ रहा है और 2 साल से कंसिस्टेंटली हो रहा है, तो मैं इस क्लाइंट पे सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट हूं। ऐसा पहले था, अब इसको रिवाइज कर दिया है। इन्होंने क्या बोला, आपके क्लाइंटल को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। सर नंबर 1, क्या ये क्लाइंट ऐसा है जहां पर कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, या सर ऐसा क्लाइंट है जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट है। तो जहां पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है इन्होंने 15% को रिवाइज करके बना दिया है 40%, क्योंकि यहां लगता है उनको थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व पब्लिक के हिसाब से तो कम हो गया ना यार, तो उन्होंने बोला 15% नहीं,
मतलब अलाउड है अप टू 40, इट कैन नॉट बी मोर देन 40। देखो क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड वेयर फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स आपका ग्रॉस एनुअल फीस एक क्लाइंट से रिप्रेजेंट करता है मोर देन 40% ऑफ माय टोटल फीस। मतलब मेरा टोटल फीस 1 करोड़ के आसपास है और लेट्स से मतलब एज अ ऑडिट फर्म मेरा टोटल फीस जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ के आसपास है। एक क्लाइंट से ऑडिट करने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 40 लाख के बियॉन्ड पैसा आ रहा है, तो शायद मैं उस क्लाइंट पे हेवीली डिपेंडेंट हूं, मुझे उनके टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना पड़ता था, डिस्क्लोज करना पड़ता था। अब ये डिस्क्लोजर टीसीडब्ल्यूजी के बजाय किसको करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट को करना पड़ता है। बट जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है वहां 40% है, और जहां पब्लिक इंटरेस्ट है वहां इन्होंने बोला है इट इज मोर देन 20%, तो मुझे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब बॉटम लाइन सुनो, पहले 15% का क्राइटेरिया था, अब इन्होंने बोला जहां पब्लिक इंटरेस्ट है वहां 20% क्राइटेरिया बना दिया है, एंड जहां नॉन पब्लिक इंटरेस्ट है वहां उन्होंने 40% का क्राइटेरिया बना दिया है। अगर इसके बियॉन्ड है तो आपने डिस्क्लोजर देना चाहिए इंस्टीट्यूट को, शायद इट कैन बिकम अ थ्रेट टू माई इंडिपेंडेंस। बात समझ में आया है क्या? नॉर्मली ऐसा पहले हुआ करता था आइडियली, अगर आप मुझे पूछेंगे, बट ऑडिट कमिटी इन टीसीडब्ल्यूजी यूज्ड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। वो नॉर्मली इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट वाला एंटिटीज एक्सेप्ट करते ही नहीं थे इजीली, बट सर हम चाहते हैं थोड़ा प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेना, इसलिए उन्होंने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है और रिक्वायरमेंट डाल दिया है। अच्छा सर, पहले बोला था क्या मैं एग्जेम्प्ट रहूंगा फ्रॉम दिस डिस्क्लोजर इफ माई टोटल फीस एज अ फर्म डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज। मतलब अगर अमाउंट इन्वॉल्व काफी इमटेरियल है तो उन्होंने बोला था आपके लिए ये एग्जेम्प्ट रहेगा। इस केस में हम ये 15% वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं करेंगे। अभी ये 5 लाख का लिमिट को बढ़ा के कर दिया है 20 लाख रुपीज। मतलब सिंपल है, इफ एज अ ऑडिट फर्म योर टोटल रेवेन्यू इन जनरल इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज, तो आपके लिए ये जो रिलेटिव साइज वाला डिस्क्लोजर वाला पार्ट है ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। ये 5 लाख के लिमिट को 20 लाख कर दिया है। अब आइए सर, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज इंक्लूड की थी। क्या बोला था, अगर आप ऑडिट कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट कंपनी का, पब्लिक अंडरटेकिंग का, नेशनलाइज बैंक का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, या जहां पर ऑडिटर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो सर ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं था, इन्होंने एग्जम्पशन दे दिया था। अब यहां पर इन्होंने ये सेम डेफिनेशन कंटिन्यू किया है, प्लस ऐड कर दिया है अगर रेगुलेटर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है। अगर रेगुलेटर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो उस केस में ये क्राइटेरिया को नहीं देखा जाएगा, ये अलग सिचुएशन है, इसको हम रिलेटिव साइज के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। उसको भी क्या दे दिया है, एग्जम्पशन दे दिया है। सेम चीज कंटिन्यूड है, बस रेगुलेटर्स ऐड कर दिया है, या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करे या रेगुलेटर अपॉइंट करे, बिकॉज नॉर्मली आपको मालूम है रेगुलेटर के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अपॉइंट करने का देन दी गवर्नमेंट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। फिर सर पहले हमको डिस्क्लोजर करना पड़ता था टीसीडब्ल्यूजी को, अब बोला डिस्क्लोजर किसको करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। ये रिलेटिव साइज के रिगार्डिंग अमेंडमेंट थे। ऑनेस्टली पहले कुछ प्री इशुएंस रिव्यू वगैरह करवाना जरूरत था, अब वो खत्म हो गया है, कोई रेलेवेंस नहीं है, इग्नोर कर सकते हो। एग्जाम के अंदर ऑनेस्टली ये रिलेटिव साइज वाला पार्ट एज अ कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपके सिलेबस में एज पर आईसीए मॉड्यूल, सिर्फ अमेंडमेंट वाला पार्ट है। तो मैं आपको बोल रहा हूं एमसीक्यू के हिसाब से दिमाग में रखना, हो सकता है 15% वाला क्राइटेरिया रहेगा तो आपको शायद बढ़ा करके नंबर याद रखना चाहिए 40% इन केस ऑफ नॉन पब्लिक इंटरेस्ट, एंड इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इट हैज गॉन टू 20%। दैट इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। दूसरा, पहले रिपोर्ट करना पड़ता था, डिस्क्लोज करना पड़ता था टीसीडब्ल्यूजी को, अब बोला है आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू दी इंस्टीट्यूट। ये चीज पे फोकस कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्रोफेशनल एथिक्स में नोक्लार वाला पार्ट जो था वो हमने डिस्कस किया, फॉर सीए इन सर्विस, फॉर सीए इन प्रैक्टिस। फिर सर हमने बात किया अबाउट रिलेटिव साइज, फीस के टर्म्स के अंदर 15% को कैसे 40 एंड 20 कर दिया है, और कैसे डिस्क्लोजर इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। ये 2 मेजर अमेंडमेंट थे। तीसरा वाला अमेंडमेंट एक्चुअली बहुत ही बेसिक सा है। पहले तो आपको बोला है कि आपने टैक्सेशन रिलेटेड कंसल्टिंग सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, आपको मालूम रहेगा 144 में भी प्रोहिबिटेड सर्विसेज थी। फिर आपको यह भी बोला टैक्स कंप्यूटेशन वगैरह में भी हेल्प मत करो इनडायरेक्टली, क्योंकि आप एक तरीके से कंसल्टेंट जैसे ही काम कर रहे हो फॉर द क्लाइंट, तो आपको मालूम है ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। बस इन्होंने एक बात बोली है कि अगर आप असिस्टेंस दे रहे हो रिगार्डिंग टैक्स डिस्प्यूट्स, तो उन्होंने वर्ड यूज किया था कोर्ट। तो कोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड होता है इन्होंने बस बताया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोर्ट डज नॉट इंक्लूड, एक वर्ड में क्लैरिफिकेशन दे दिया, इसमें ट्रिब्यूनल कवर नहीं होता है। बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं है। ऑनेस्टली ये कॉन्सेप्ट भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप आसानी से इग्नोर कर सकते हो। इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने आपको एक पहले ओवरव्यू दिया, May 23 ऑनवर्ड्स ओल्ड सिलेबस में अमेंडमेंट्स इन चैप्टर्स के अंदर हैं, जहां पे कंपनी ऑडिट,
सिर्फ स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में चेंज है। फॉरेंसिक ऑडिट अब वर्ड फॉरेंसिक अकाउंटिंग बन गया है, और कोई चेंज नहीं है। फिर सर प्रोफेशनल एथिक्स में नोक्लर वाला चेंज थोड़ा लॉजिकल है। फीस वाला पार्ट ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, बाकी कुछ ग्रेट पॉइंट है नहीं। एनबीएफसी फिर भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ऑडिट वाला पार्ट कुछ नहीं है, बस उन्होंने जो अपना स्केल बेस्ड रेगुलेशन फ्रेमवर्क दिया है उसमें बेस लेयर क्या है, मिडिल लेयर क्या है, अपर लेयर क्या है एंड टॉप लेयर क्यों बनाया है, ये आपको पता होना चाहिए। ये लेक्चर का ऑब्जेक्टिव था आपको एक पहले ओवरव्यू दिया जाए और ये 4 मेजर जो हमारे अमेंडमेंट से उन्हें कवर किया जाए। अब मैं एक सेपरेट लेक्चर आपको और सेपरेट पीडीएफ दूंगा जहां पर पीयर रिव्यू में जो चेंजेस आए हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। पीयर रिव्यू में काफी चेंजेस हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर आप शायद सुनेंगे तो आपको शॉक होगा, रिवाइज सिलेबस में शायद ये पीयर रिव्यू चैप्टर ही नहीं आएगा, और पीयर रिव्यू के चेंजेस ओल्ड सिलेबस में अब इंक्लूड किए जा रहे हैं प्रोबेबली फॉर लास्ट 2 अटेम्प्ट्स। और पहले भी चेंजेस थे, अब उन्होंने फिर से कुछ चेंजेस लाए हैं। रियल लाइफ में रेलेवेंट चेंजेस हैं कि पीयर रिव्यू का स्कोप क्या रहेगा, किस किस के लिए पीयर रिव्यू एप्लीकेबल होगा, वहां सिग्निफिकेंट चेंज किया है। बट स्टिल सिलेबस में एकदम लास्ट मोमेंट पे इस तरीके से इंक्लूड करने का रेलेवेंस वैसा कम होता है, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक सेपरेट पीडीएफ रहेगा, सेपरेट लेक्चर जल्दी अपलोड किया जाएगा, होपफुली टुमारो। एंड देन ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, वो कहां कहां पर क्या क्या रेलेवेंट चेंजेस हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। इतने सिग्निफिकेंट नहीं है मल्टीपल चेंजेस हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछेंगे वो पीयर रिव्यू रहेगा। सो आपको पीयर रिव्यू के लिए, ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सेपरेट पीडीएफ्स मिलेंगे एंड सेपरेट लेक्चर्स मिलेंगे। मे भी शायद मैं दोनों लेक्चर को क्लब करके लेक्चर नंबर 2 में कवर करके क्लोज करने का ट्राई करूंगा। आपको ऋषभ जैन जो मेरा यूट्यूब चैनल है और जो टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक मिल जाएगा यहां पर अमेंडमेंट्स मिलते जाएंगे। नवंबर 23 के लिए अगर कुछ चेंजेस आए तो होपफुली हम और नए अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। एक और चीज, जल्दी ही मई 24 ऑनवर्ड जो स्टूडेंट्स रहेंगे, अभी तक आईसीएआई का क्लैरिफिकेशन रिवाइज सिलेबस के लिए नहीं आया है, बट मे बी विल ट्राई टू प्लान एंड स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर मई 24 ऑनवर्ड्स, जिसमें हम ट्राई करेंगे कि हम ओल्ड प्लस न्यू दोनों का मेजर चीजें कवर करें ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो पाए। उस बैच का अनाउंसमेंट जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइज, होप दिस वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स, सी यू, बाय बाय।